भारत की पूरी जो संपत्ति है, संपदा है, उसमें शेड्यूल कास्ट के पास सिर्फ 2% है, ट्राइब के पास 1% है, और वो सब मिलाकर के ओबीसी के पास शायद वो 7-8 के बराबर। तो आर्थिक पोजीशन तो ये है, कहाँ से भी क्रीमी लेयर आ गई। तो इस फैसले को मैं ऐसा मानता हूँ, ये फैसला मानवीय दृष्टिकोण से भी सही नहीं है, और कोई फिलॉसफी है कहीं कि क्रीमी लेयर का ये पार्ट है तो उससे भी वो खरी नहीं उतरती है। तो ये करोड़ों लोगों के साथ ये डिसीजन नहीं, धोखा। बाबा साहेब अम्बेडकर ने भारत का संविधान एक गुलदस्ते जैसा भेंट किया है भारत के लिए। जी। अगर भारत के लोगों ने बाबा साहेब अम्बेडकर का लिखा हुआ संविधान अगर लागू कर दिया होता, वर्षों से जिन जातियों के साथ जो ज्यादती जाति के आधार पर हुई है, उन्हीं जातियों को जनसंख्या के आधार पर आरक्षण, गरीबी उन्मूलन का मामला नहीं है। ये त्रासदी, हजारों वर्षों से इन वर्गों की जीभ काटी गई। बिल्कुल। हजारों वर्षों से इन वर्गों को जानवर कहा गया, लिखा भी है। जी बिल्कुल। साक्षात पशु पुक्ष विसार ही ना, स्त्री शूद्रो विद्या न धियताम, साक्षात पशु हैं। तो नमस्कार, बने रहिए वाडला एक्सप्रेस पर। आप देख रहे हो वाडला एक्सप्रेस और मैं हूं दीपक बौद्ध। आज एक खासी चर्चा लेकर आज हम बैठे हैं। हमारे साथ जुड़े हैं, वर्तमान में विधायक हैं वानडेर से फूल सिंह बरैया जी। तो बरैया जी, सबसे पहले आपका मैं स्वागत करने से पहले उनके बारे में मैं आपको बता देता हूं। तमाम उनका राजनीतिक करियर एक लंबा करियर है, और उन्होंने तमाम सामाजिक लड़ाइयाँ और एक अच्छी खासी जो संवैधानिक उनकी स्पीच हैं वो हमेशा से मंचों पर देखी जाती हैं। और 2 अप्रैल 2018 को एक डिसीजन आया था एट्रोसिटी के विपरीत। उस समय देश भर में एक आंदोलन हुआ। हालांकि जो डिसीजन था वो 22 मार्च को आया, और 2 अप्रैल 2018 को इसके लिए एक आंदोलन हुआ। उसमें तमाम लोगों की जिस प्रकार से केस दर्ज हुए, उस पर भी बढ़ चढ़ के भाग लिया था फूल सिंह बरैया जी ने, और तमाम लोगों को उस समय समझाया भी गया था। तो इन बातों को तमाम को हम लेकर आज उनके बीच में बैठे हैं। अभी एक हाल ही में डिसीजन आया है 1 अगस्त को, और 1 अगस्त को जो डिसीजन आया है वो अनुसूचित जाति के आरक्षण के कोटे में कोटा और क्रीमी लेयर लागू जैसा ये जो दिया है जजमेंट, इस पर बरैया जी से आज बात करने के लिए हम तैयार हैं। तो बरैया जी, आपका सबसे पहले स्वागत है। और इन्हीं सब 1 अगस्त का जो डिसीजन आया है, क्या देखते हैं आप, इसको कैसे देख रहे हैं? ये जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, कोर्ट में लोग जाते हैं न्याय की उम्मीद लेकर के, उनको न्याय नहीं मिलता तो उनकी आंखों में आंसू के अलावा और कुछ नहीं। तो इसको जब हम पढ़ते हैं, वैसा ही ठीक न्याय के लिए कोई गया कोर्ट में, उसके साथ अन्याय हो गया, तो आंसुओं जैसी चर्चा है। अब इसका जो भी कहने वाला है हृदय को थाम करके कहता है, सुनने वाला भी थाम करके सुनता है। ये फैसले का जब हम अध्ययन करते हैं तो इसमें 2 बिंदु उभर करके आते हैं जी। एक बिंदु है क्रीमी लेयर, दूसरा बिंदु है उपवर्गीकरण। 2 बिंदुओं का अगर हम अध्ययन करते हैं, संविधान को सामने रखते हैं, तो क्रीमी लेयर के बारे में मैं स्पष्ट कर दूं, क्रीमी लेयर के बारे में एक कहा जाता है कि इसका एक सिद्धांत है, कोई भी व्यक्ति अपनी हैसियत आर्थिक और सामाजिक बना लेता है, तो जो हैसियत उसकी बन जाती है आर्थिक और सामाजिक, वही क्रीमी लेयर। लेकिन शेड्यूल कास्ट के बारे में और ट्राइब के बारे में अगर हम कहें और ओबीसी के बारे में कहें कि जब इसको हैसियत बनाने के ऊपर जब इसकी रोक लगी थी, हजारों वर्षों से लिखा गया था जी कि अगर इन वर्गों का व्यक्ति कोई पढ़ने के लिए जाएगा तो उसकी जीभ काट दी जाएगी।
पढ़ाई का अक्षर सुनेगा तो उसके कान में पिघला करके शीशा भरेंगे और देखेगा तो उसकी आंखें फोड़ेंगे, और ऐसे आसन पर बैठेगा जहाँ पर तथाकथित उच्च बिरादरी कहा जाता है, उनके बराबर पर अगर बैठ जाएगा तो उसके पीछे का हिस्सा काट दिया जाएगा। साफ कपड़ा नहीं पहनने दिया जाता, साफ पानी नहीं पी सकता, इस पर बैन लगा हुआ था। खाना नहीं खा सकता, इस पर बैन लगा हुआ था। धन कमा तो सकता है लेकिन धन अपने पास रख नहीं सकता। तो ये व्यक्ति हैसियत कैसे बना सकता है? जब बैन लगा हो तो हैसियत कोई बना नहीं सकता। नहीं बना सकता। तो जहाँ तक हैसियत की बात अगर करें, ये कौन सी हैसियत की बात कर रहे हैं कि जब क्रीमी लेयर आ गई है? क्या दिखाई दिया कोर्ट को? कोर्ट ने ऐसा, सुप्रीम कोर्ट ने क्या देख लिया कि क्रीमी लेयर कैसी है? एक हैसियत की मैं आपको बात करूं कि आज भी भारत का हमारा राष्ट्रपति, महामहिम जिसको कहते हैं, जी बिल्कुल, रामनाथ कोविंद, पुष्कर में मंदिर पर गए तो उनको रोक दिया गया। कहा गया कि आप यहीं रहिए। तो रामनाथ कोविंद राष्ट्रपति थे, महामहिम महोदय, उनको मंदिर में नहीं घुसने दिए। और यही नहीं, हाल ही में संसद पर जो उद्घाटन का विषय आया, जी 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 जी, तो संसद का मालिक होता है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति बिल्कुल। तो महामहिम राष्ट्रपति चूंकि ट्राइब की हैं, बिल्कुल है, महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी, तो आज राष्ट्रपति आदिवासी होने के कारण उनको संसद का उद्घाटन नहीं करने दिया, मोदी जी ने खुद किया। अब वो कहते हैं कि हैसियत, जब राष्ट्रपति की हैसियत दिख नहीं रही है, जब राष्ट्रपति मंदिर में नहीं जा पा रहा, तो हैसियत कहाँ है? तो क्रीमी लेयर तो बाद में बनेगी, बाद में बनेगा बिल्कुल। नंबर 3, एक बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश, अगर हम देशों की तुलना करें तो चाइना और भारत, और तीसरा नंबर अमेरिका, इसके बाद अगर देश की जनसंख्या की अगर बात करेंगे तो चौथे नंबर पर हमारा एक देश जैसा उत्तर प्रदेश की संख्या है। बिल्कुल, एक देश के बराबर है। हाँ, कई देशों से अधिक भी, कई देशों नहीं, सभी देशों से, सिर्फ 3 देश आगे हैं बस। बिल्कुल, चाइना, इंडिया, अमेरिका आगे है, चौथे नंबर पर उत्तर प्रदेश। अगर देश की बात करें, देश जैसा राज्य है, 15 करोड़ से ऊपर कुछ जनसंख्या है, देश जैसा राज्य है जी। उस राज्य का मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी जब हार गई उनकी पार्टी, तो उन्होंने बंगला सीएम हाउस खाली किया जी। तो योगी जी आए, तो योगी जी ने उसको गंगा जल से साफ करवाया। हाँ, ये सुर्खियों में रहा है। तो अखिलेश जी ने कहा कि आज मुझे पता चला है कि मैं शूद्र हूँ। यही नहीं, बिहार के मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी, वो एक मंदिर में गए तो उनको घुसने नहीं दिया। तो जब इन वर्गों के मुख्यमंत्री जब मंदिर में नहीं घुस सकते, इन वर्गों के मुख्यमंत्री निवास खाली करते हैं, तो वो गंगा जल से साफ कराया जाता है। तो जब राष्ट्रपति और मुख्यमंत्रियों की हैसियत नहीं है तो आम आदमी की हैसियत क्या होगी? माननीय सुप्रीम महोदय, ये तो हो गया हैसियत की बात। वो क्रीमी लेयर में एक पॉइंट है हैसियत, जी। तो हैसियत 0 है, मैं 0 घोषित कर रहा हूँ। बिल्कुल। अब इसमें आता है आर्थिक रूप से भी मजबूत होता है। तो आर्थिक रूप का भी मैं आपको बता दूं कि आज भारत में, भारत की पूरी जो संपत्ति है, संपदा है, उसमें शेड्यूल कास्ट के पास सिर्फ 2% है, ट्राइब के पास 1% है, और वो सब मिलाकर के ओबीसी के पास शायद वो 7-8 के बराबर है।
तो आर्थिक पोजीशन तो ये है, कहाँ से भी क्रीमी लेयर आ गई। तो इस फैसले को मैं ऐसा मानता हूँ, ये फैसला मानवीय दृष्टिकोण से भी सही नहीं है, और कोई फिलॉसफी है कहीं कि क्रीमी लेयर का ये पार्ट है तो उससे भी वो खरी नहीं उतरती है। तो ये करोड़ों लोगों के साथ ये डिसीजन नहीं, धोखा है। आंसुओं के अलावा इसको कहने की कोई जगह नहीं, ये सिर्फ आंसू ही इस घटना को बता सकते हैं। दूसरे बिंदु पर आता हूँ मैं। दूसरा बिंदु है जी उपवर्गीकरण। उपवर्गीकरण के बारे में मैं कहना चाहूँगा, दो बिंदु हैं इसमें। एक तो भारत का संविधान, बाबा साहेब अम्बेडकर ने भारत का संविधान एक गुलदस्ते जैसा भेंट किया है भारत के लिए। जी जी जी। अगर भारत के लोगों ने बाबा साहेब अम्बेडकर का लिखा हुआ संविधान अगर लागू कर दिया होता पूरी तरह से, तो शायद आज ये दिन देखने नहीं पड़ते। तो लागू करने की तो बात दूर है, बाबा साहेब अम्बेडकर के संविधान से उनको बदबू आती, हाथ में उसको पकड़ लेते हैं, शायद शाम को जाकर के वो भी गंगा जल से हाथ को छिड़कते होंगे। संभावना है, लोगों की मानसिकता के आधार पर मैं कह सकता हूँ कि संविधान यहाँ पकड़ भी लेते हैं तो घर जाकर के हाथों को गंगा जल से साफ करते होंगे। अब उस संविधान में लिखा क्या है? उस संविधान में आर्टिकल 341 में लिखा है, ये मैं नहीं कह रहा, जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल पढ़ा है। 2004 में ये सुप्रीम कोर्ट की 5 सदस्यीय पीठ का फैसला आया। उस फैसले में कहा गया है कि ये जातियों में उपवर्गीकरण नहीं हो सकता, क्योंकि 341 आर्टिकल ये कहता है कि अगर हम इसमें वर्गीकरण करेंगे तो 341 आर्टिकल का अपमान होगा, और उसमें सिर्फ अधिकार इस जाति के बारे में कुछ भी करने का अगर अधिकार है तो सिर्फ राष्ट्रपति जी को है, इसमें अधिकार राज्य को नहीं। और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने राज्य को अधिकार दिया, तो संविधान का असंवैधानिक हो गई ये लाइन। बिल्कुल। जब संविधान एक पीठ 5 सदस्यीय पीठ कह रही है कि नहीं, ये अधिकार सिर्फ राष्ट्रपति जी को है, आर्टिकल 341 के तहत ये अधिकार किसी को नहीं है, तो ये 5 सदस्यीय टीम कहती है कि नहीं हो सकता, और 7 सदस्यीय टीम कहती है कि नहीं, राज्यों को अधिकार है। तो पहले तो अपना ही कंट्राडिक्शन को देख ले, जो आपस में विवाद है, आपका खुद का कॉम्बिनेशन नहीं, खुद का ही कॉम्बिनेशन नहीं है, उसी को देखें। जी जी जी। और मैं तो कह रहा हूँ उसको देखे ना देखे, संविधान का आर्टिकल 341 देखें, दूध का पानी का पानी हो जाएगा। अगला बिंदु इसमें आता है कि अगर आप उपवर्गीकरण करना चाहते हैं तो आपके पास काउंटिंग क्या है? जब जाति जनगणना करने को आप तैयार नहीं हैं, जब सदन में आपकी पार्लियामेंट में इस बात की चर्चा हो चुकी, देश में इस बात की चर्चा काफ़ी समय से है, और बाबा साहेब अम्बेडकर ने भारतीय संविधान भाग 16 आर्टिकल 340 और कई आर्टिकल जिसमें लिखा है कि रिजर्वेशन संख्या के आधार पर है, और रिजर्वेशन कोई गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम नहीं है। हजारों वर्षों से जिन जातियों के साथ जो ज्यादती जाति के आधार पर हुई है, उन्हीं जातियों को जनसंख्या के आधार पर आरक्षण मिलेगा। ये गरीबी उन्मूलन का मामला नहीं है। ये त्रासदी, हजारों वर्षों से इन वर्गों की जीभ काटी गई। बिल्कुल। हजारों वर्षों से इन वर्गों को जानवर कहा गया, लिखा भी है। जी जी बिल्कुल। साक्षात पशु पुक्ष विसार ही ना, स्त्री शूद्रो विद्या न धियताम, साक्षात पशु हैं। इसमें फर्क क्या है कि इस पशु के सींग और पूंछ नहीं है, और ये जो पशु है गाय भैंस, इनके सींग और पूंछ है, बस इतना फर्क है और कोई फर्क नहीं है। साक्षात पशु, पुक्ष विसार ही ना। और इन जानवरों को
शिक्षा का अधिकार नहीं है, इसलिए स्त्री शूद्रो विद्या न दीयताम, इसलिए इनको पढ़ने का अधिकार नहीं। हजारों सालों से इनको पढ़ने का अधिकार नहीं है। इन वर्गों को हजारों सालों के साथ इसको हाथी के पैर के नीचे कुचलवा दिया, सामने आकर इनके हाथ पैर कटवा दिए गए। इनको कहीं भी किसी भी किस्म से ऐसी कोई प्रताड़ना नहीं है देश में जो न दी गई हो। इन वर्गों को, उन वर्गों के जो मानव हित के लिए है, ये मानव है, उसके बराबर लाने के लिए ये जाति के आधार पर दिया गया जनसंख्या के अनुपात में रिजर्वेशन है। ये आज तक इन्होंने इसको स्पष्ट नहीं किया है। तो क्या कहते हैं मालूम है कि तो भीख है, ये तो आरक्षण से आते हैं, वो गरीब हैं। तो ये तो लोग इतने गरीब हैं, आरक्षण से आते हैं, ठीक है। वो बिना आरक्षण से आते हैं, जो घोटाले हो रहे हैं, नीट का घोटाला हो रहा है कि ये शुरू का आरक्षण वाले कर रहे हैं क्या? बिल्कुल। क्या ये नर्सिंग घोटाला हो रहा है जिसका आरक्षण वाले कर रहे हैं? क्या ये व्यापम घोटाला को नर्सिंग वाले कर रहे हैं? ऐसा कौन सा घोटाला नहीं है? देश को बेच दिया कि ये आरक्षण वालों ने बेच दिया। देश में नौकरियां खत्म कर दी। हर साल 2 करोड़ नौकरियों का उन्हीं ने कहा था कि हम हर साल 2 करोड़ नौकरियां देंगे। 10 साल में 20 करोड़ नौकरियां उन्होंने ख़त्म कर दी। नौजवानों को रोड पर ला के रख दिया। अब ये नौजवान क्या करेंगे? पढ़े लिखे बच्चे कहाँ जाएंगे? क्या ये रिजर्वेशन वालों ने किया है क्या? अगर कोई कहता है कि रिजर्वेशन वालों को सरकार चलाने की या पढ़ करके नौकरी करने की इनमें औकात, दिमाग नहीं है, तो दिमाग वालों ने देश बेच तो दिया। दिमाग वालों ने ये सारे के सारे पढ़े लिखे बच्चों को रोड पर पहुंचा तो दिया। अब पता चलेगा कौन भीख मांगेगा, कौन क्या करेगा, कौन लूट पटार करेगा, क्या करेगा। देश में लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ेगा, आदमी आदमी को खाएगा जब किसी को खाने के लिए नहीं रहेगा। खाने की चीज़ थी जो मोदी ने और बीजेपी ने छीन ली, जिसको कहते हैं, ये तो आरक्षण से नहीं आए, नहीं, इन्होंने देश में आग लगा दी, देश की सारी सिस्टम ख़त्म कर दी है। और मैं ये कहूँगा कि जब बाबा साहेब अम्बेडकर ने संविधान में पिछड़े वर्गों के लिए जब दिया था कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, तो बताइए आप, ये कह करके कि अभी इन वर्गों की हम इसलिए नहीं दे रहे हैं इनको बाबा साहेब अम्बेडकर के अनुसार कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, पिछड़े वर्गों के लिए हम इसलिए नहीं दे पा रहे हैं कि हमें अभी मालूम ही नहीं है कि इनकी जनसंख्या कितनी है। तो भाई जाति जनगणना कराइए। तो जाति जनगणना कराइए तो आपको पता लगेगा कि पिछड़े वर्ग की जनसंख्या कितनी है, उसके अनुपात में आपको नौकरियां देना पड़ेंगी। तो उन्हें मालूम है कि जनसंख्या कितनी है, ये जनगणना जब कराएंगे ही नहीं तो फिर नौकरियां कहाँ से देंगे? तो ये जनगणना ये खुद ही नहीं कराना चाहते। जब जनगणना ही नहीं है जाति के आधार पर, तो उपवर्गीकरण कैसे करेंगे ये? तो ये जो फैसला है, इस फैसले को मैं तो यही कहूँगा कि कोर्ट में न्याय की गुहार करने गया, उसे न्याय न मिल के अन्याय मिला, उसको व्यक्त करने के लिए सिर्फ आंसू है। चाहे तो ये कह दो जो फैसला असंवैधानिक है, चाहे ये कह दो ये फैसला करोड़ों लोगों के घरों को जो चूल्हे जल रहे हैं उनको बंद करने वाला है, चाहे ये कह दिया जाए कि आरक्षण नाम की जो चीज़ है जिससे इनको बरसों से नफरत थी, वो बीजेपी ने जो काम डायरेक्ट ख़त्म नहीं कर पाया, वो कोर्ट के माध्यम से ख़त्म कराने की उसकी साजिश इसमें कहा जा सकता है। इसमें एक बात और अभी सामने आई है लगातार, तो अभी परसों एक मीटिंग हुई है, बता रहे 130+ जो सांसद हैं आरक्षित, वो सभी लोगों ने, प्रधानमंत्री ने खुद मुलाकात की। प्रधानमंत्री कहते हैं कि मैं सब कुछ नहीं होने दूंगा, ना क्रिमिनल लागू होने दूंगा और ना ही वर्गीकरण भी करने दूंगा। तो इस प्रकार की जो बातें चल रही हैं, और अभी तक ऐसा कोई बात करके कोई लिख के दिया हो तो ऐसा अभी तक सामने नहीं आया है। मीडिया में उनका खास ऐसा कोई बयान नहीं आया, लेकिन जो जैसे तमाम अनुसूचित जाति के सांसद है वो इस बात को बोल रहे हैं। तो आपने भी कहीं ऐसा सुना हो तो बता सकते हैं? नहीं, मेरे नॉलेज में ये बात नहीं है, और अफवाहों की बात पर, चर्चाओं की बात पर जिसका कोई आधार न हो, वो बात का कोई मतलब नहीं है। ये अगर सरकार अध्यादेश लाती है जी, और फिर जो पार्लियामेंट में ले जाएगी तभी इसका कुछ हो सकता है, तो ऐसा तो कुछ हुआ नहीं। जब तक अध्यादेश नहीं लाएगी, सदन में नहीं पहुंचेगा, तब तक सुप्रीम कोर्ट का फैसला ही सर्वोच्च है।
इस फैसले को संसद के अलावा कोई नहीं बदल सकता। तमाम लोगों का यह भी कहना है कि लगातार जो SC ST में कुछ जातियां हैं वो लगातार फ़ायदा लेती जा रही हैं। इसमें कुछ निम्न वर्ग रहता है जो SC ST का ही, वो इसका फ़ायदा नहीं ले पा रहा। तो उनका कहना यह है कि अगर ये आरक्षण से उन लोगों को आरक्षण मिले तो कुछ लोगों का कहना यह भी है कि वो लोग उनको आगे आना चाहिए और उन लोगों को भी आगे बढ़ने का मौका देना चाहिए। तो ये क्या है? देखिए, जब ये वर्ग का गठन हो रहा था, इसके सर्वे हुआ है कौन है पिछड़ा, इसका सर्वे हुआ है 1919 में साउथ बोरो कमीशन ने सर्वे किया जी। बाबा साहेब अम्बेडकर ने कहा कि ये हमारा समाज पिछड़ गया है और आप डेमोक्रेसी चलाना चाहते हैं तो ये डेमोक्रेसी समझ में नहीं आती है। तो साउथ बोरो कमीशन ने सर्वे किया और साइमन कमीशन ने सर्वे किया। तो साइमन कमीशन के सर्वे को इन्होंने खारिज करा दिया, साइमन कमीशन को आने ही नहीं दिया, जिसमें लाला लाजपत राय मारे भी गए। तो उस समय पिछड़े वर्ग का सर्वे नहीं हो पाया, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब का सर्वे हुआ और उस सर्वे को इस हिसाब से सर्वे किया। उनके कुछ पॉइंट थे, जो पॉइंट है उनके आधार पर ही पिछड़े वर्ग की जातियां बनाई गई। लगभग 1200 के लगभग जातियां हैं, इसमें से अब छोटी छोटी जातियां और बन गई हैं और 3742 जातियां हैं पिछड़े वर्गों की। तो इस प्रकार से एक संगठन बना, एक शेड्यूल बना। उस शेड्यूल को आज एक लड़ने का एक प्लेटफॉर्म मिला है और आज की तारीख में अगर बीजेपी की जो देश तोड़ने की जो आज कार्यक्रम चल रहे हैं, देश बेचने के कार्यक्रम चल रहे हैं, संविधान ख़त्म करने के कार्यक्रम चल रहे हैं, बच्चों की रोजी रोटी छीनने के कार्यक्रम चल रहे हैं, नौकरियां ख़त्म करने के कार्यक्रम चल रहे हैं, अगर इनको कोई टक्कर दे सकता है तो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब ही टक्कर दे सकता है। तो स्वाभाविक है कि बीजेपी को लगता है कि जब ये ग्रुप टक्कर हमको दे सकता है, इस ग्रुप में ही मैं टुकड़े कर दूं तो फिर मुझे कौन टक्कर देगा। तो जो उस ग्रुप के टुकड़े करने का कार्यक्रम है, ये मोदी सरकार का कार्यक्रम है और हम समझते हैं, हम सभी, कि हम इस उनके षड्यंत्र को साकार नहीं होने देंगे। अच्छा, इस पर मेरी बात एक और सामने आती है कि संविधान की लगातार खत्म, संविधान बीजेपी आई है तब से ही खतरे में है या उससे पहले भी खतरे में था। कुछ लोग कहते हैं वो पूर्ण तरीके से कभी लागू ही नहीं किया। 9वीं अनुसूची में अनुसूचित जाति के जो अधिकार हैं, एट्रोसिटी पे हमला किया गया और अब उनके वर्गीकरण किया गया। अगर ये 9वीं अनुसूची में होता तो क्या उस पर कोई संशोधन करने की बात आती? अभी इसके बारे में देखिए, मैं इसे कह सकता हूँ कि एक मानव का विकास होता है, एक मानव का जन्म होता है। जिस दिन जन्म लेता है उस दिन वो सूट नहीं मांगने लगता, उस दिन वो खाना नहीं मांगने लगता, मकान नहीं मांगने लगता। वो बड़ा होता है धीरे धीरे, फिर वो कुछ मांगता है, कपड़े मांगता है, और बड़ा होता है फिर शिक्षा प्राप्त करता है, और बड़ा होता है तो नौकरी मांगता है, फिर और बड़ा होता है तो मकान मांगता है। वो ऐसा उसका विकास है। ना हमारे लोगों में इतनी जागृति थी। जब सामान्य वर्ग के लोग, सरकार चलाने वाले लोग, उनके घरों में संविधान की किताब नहीं है, तो क्या जब उनके घरों में संविधान की किताब नहीं है तो क्या उम्मीद कर सकते हैं कि संविधान, जब वो नहीं पढ़े होंगे, जो पढ़ने वाले लोग कहते हैं अपने आप को, वो इनको तो कुछ पढ़ने वाले मानते भी नहीं हैं, तो क्या इनने संविधान पढ़ा होगा? ये सब कुछ जो जागृति आई है, देखो उसके पहले हम लोग हमारा अभी तक का जो समय है हम उसको 2 भागों में बांट दें। पूज्य कांशीराम जी एक लाइन है, ठीक है जी। बाबा साहेब अम्बेडकर ने क्या संघर्ष किया था ये किसी को पता नहीं, और जिनको पता है, जो कहते हैं कि हमको मालूम है, वो पता नहीं कहाँ से कहते हैं। वो दुनिया में नहीं है जो बाबा साहब का उन्होंने, भले हों, वो जब बाबा साहब थे तब भी कुछ लोग होंगे, तो तब के लोग भी कहते हैं कि बाबा साहब का संघर्ष हम जानते हैं, पता नहीं क्या जानते हैं, मुझे मालूम नहीं। लेकिन कांशीराम जी जब से आए तभी से बाबा साहब, महात्मा फुले, साहू महाराज, इनको हम जानने लगे। बिल्कुल। इसके पहले कोई जानता नहीं। बिल्कुल सही। उसके बाद ही हम संविधान जाने जी।
उसके पहले यही मालूम नहीं था कि बाबा साहब ने संविधान लिखा है। जी जी अगर ये मालूम होता जी कि बाबा साहब ने संविधान लिखा है तो किसी ने इसके पहले मांग क्यों नहीं की थी, या इसके पहले किसी ने सभाओं में क्यों नहीं कहा कि बाबा साहब ने संविधान लिखा है। हमने तो इसके पहले, हम भी छोटे थे तो भाषण सुनने जाते थे, हम तो उनकी सभाओं में कभी नहीं सुना कि वो जो कह रहे हैं कि बाबा साहब ने संविधान लिखा है। ये सब कुछ पूज्य कांसीराम जी के बाद हुआ है। तो कांसी से कहना चाहिए कि उसके पहले हमारा वर्ग सो रहा था और उसके बाद हमारा वर्ग जगा है, तो जगने वाले की आंखें खुल जाती हैं तो उसे सब दिखाई देने लगता है, उसके बाद ही सब हुआ है। इसके पहले जो समाज सो रहा था, तो सोते हुए समाज को भी अगर जिंदा लेकर के कोई पार्टी आई है तो उसको तो हमें धन्यवाद देना चाहिए ना, कि जो तो हमारा समाज सो रहा था उस समय इसने मार के क्यों नहीं फेंक दिया। अगर आज की समय में समाज सो रहा होता तो ये मोदी सरकार इसको जिंदा नहीं रहने देती, मैं दावे से लिख के दे सकता हूँ। और उसके पहले पूज्य कांसीराम जी से पहले समाज सो रहा था, और वो सोता हुआ समाज आज सुरक्षित हमको दिख रहा है। उस पार्टी को हमें धन्यवाद नहीं देना चाहिए था कि वो पार्टी कम से कम जिंदा तो लेके आई कि यार सो रहे हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन इनको खतरा नहीं पैदा होने देना है, ठीक है कि नहीं। तो आज के बाद, कांसीराम जी के बाद हमारी आंखें खुली हैं, तब हमें लगा है क्या आरक्षण होता है, क्या संविधान होता है, क्या हमारे अधिकार होते हैं, और कैसे नौकरियां मिलती हैं, कैसे सरकारें बनती हैं, और सरकार हम भी बना सकते हैं। ये आंखें हमारी कब खुली? तो ये आबादी जो हमारी कांसीराम जी के बाद है, ये आबादी तो कांसीराम जी के पहले भी थी, तब क्यों नहीं आंखें खुली थी। तो ये कहने वालों, देखिए निंदा करने वालों के, मेरा ये नहीं कह सकता कि उसका मुंह बंद है, वो निंदा कर सकता है, डेमोक्रेसी है जी, वो कुछ भी कर सकता है। लेकिन उसकी बात जो मेरे द्वारा जो कही जा रही है उसके ऊपर भी ध्यान देना चाहिए कि हमारा ज़माना या हमारा संसार, हम भले ही पढ़े लिख गए लेकिन हमारा संसार कांसीराम जी के बाद शुरू हुआ है। हम अपने आप को तब पहचाने कि हम इंसान हैं, और कौन से इंसान हैं। इसके पहले तो हम ये मानते थे कि ईश्वर ने हमको इनकी सेवा के लिए भेजा है, लेकिन आज हम क्या मानते हैं? कांसीराम जी ने कहा नहीं, ईश्वर ने तुमको सेवा के लिए नहीं भेजा, ईश्वर ने तुमको किसी के लिए नहीं भेजा है, तुम अपनी हिस्ट्री जानो। हमारे पुरखे तो इस देश के मालिक थे। तो ये हिस्ट्री हमें कब मालूम पड़ी है? कांसीराम जी के बाद। जी जी जी। कांसीराम जी की पहले मालूम पड़ी थी क्या? नहीं। तो ये सब चर्चाएं करने की जरूरत नहीं है। जब हम आज कहने लायक हो गए, हम कह रहे हैं। क्या फूल सिंह बरैया पहला विधायक है क्या? पहला विधायक तो हमारे यहाँ पर पहला विधायक तो 56 के भी पहले बन गया था। बिल्कुल बन गया। 56 से तो मध्य प्रदेश बना है, जिसकी राजधानी भोपाल बनी है। जी जी। तो पहला विधायक तो वहीं बन गया था, तो क्या उसे पता नहीं था? तो ये बात नहीं है। बात ये है कांसीराम जी के बाद सब कुछ हुआ है। अब आप जो चर्चा कीजिए वो पूज्य कांसीराम जी के बाद की चर्चा करेंगे तो ज़्यादा ठीक होगा।